लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है, Ka की वैल्यू पर, यानी पावर ऑफ Ka पर डिपेंड करती है, बताया था मैंने आप लोगों को, याद होगा। यानी कि अगर पावर ऑफ Ka ग्रेटर होती तो लार्जर द वैल्यू ऑफ pKa, stronger will be the acid या weaker will be the acid, weaker will be the acid, larger the value of pKa, weaker will be the acid। इस बारे में बात की थी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों को जब भी कोई नई चीज शुरू करनी होती है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम पहले क्या पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, और pH वैल्यू के बाद किसी सॉल्यूशन की पावर ऑफ, जब हमने किसी एक एसिड को, हमें पता था कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई वीक एसिड होगा तो उसको जब हम आयनाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता, और जब वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता है तो इसका मतलब उसके आयनाइज होने के जो एक्सटेंट होता है उस पर डिपेंड करता है Ka की वैल्यू, और Ka मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, Ka मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, और Kb मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो हमने कहा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बारे में बात नहीं की थी, ठीक है ना। तो हेडिंग डालें आप, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस इन वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस इन वाटर। किसी एक बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, लिखें, कंसिडर ए बेस, कंसिडर बेस इज आयनाइज्ड in water, consider a base is ionized in water as BOH। कोई भी एक बेस क्या होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो BOH जब आपका टूटेगा तो किस किस में ब्रेक हो जाएगा, जब मैं BOH को एक्वस फॉर्म में लूंगा, यानी कि एक्वस का मतलब वाटर में जब इसको डिसॉल्व करूंगा तो ये किस किस में टूट जाएगा, बताइए। वेरी गुड, B प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। B मतलब बेस है यहाँ पर, ठीक है ना, बेसिक हाइड्रोक्साइड, कोई भी एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है, जैसे हमने इससे पहले लिया था शायद HA, याद करो HA लिया था। HA में हम कह रहे थे कि A तो है एनायन और H प्लस है कैटायन, मतलब पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा तो एसिड कहलाएगा। और BOH में OH तो है माइनस और B के ऊपर मान सकते हैं प्लस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब हम कोई भी बेस हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो उसमें हमेशा B के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस रहेगा, ठीक है। तो जब इसको हमने आयनाइज किया तो आयनाइज करने पर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुई। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, बताइए इस रिएक्शन का, वेरी गुड, ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर Kb इक्वल टू, इसको जानबूझ के मैंने क्या नाम दिया, Kb नाम दिया, क्यों, क्योंकि बेस के लिए है। तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, B माइनस इंटू में OH माइनस अपॉन में, सॉरी B प्लस, वेरी गुड वेरी गुड, B प्लस OH माइनस अपॉन में BOH। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो नहीं, ये Kb आ गया। अगर Kb इतना है तो Kb की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, अब देखिए, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। पहले इतना समझ लो, ठीक है, इतना नोट कर लो, अभी बताता हूँ, ठीक है। लिखो पहले इसको एक बार, देखते हैं। R के कंपैरिजन में बहुत छोटे जाओ ना, H की वैल्यू R के देखिए, सबसे पहली बात, जब हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेस वाटर में आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होकर सर वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है और एक B प्लस आयन देता है, मतलब कोई भी एक मेटल का हाइड्रोक्साइड अगर है जैसे NaOH, KOH, तो जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, या Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ये जो मैंने B प्लस यहाँ लिखा है वो समझो Na प्लस या K प्लस ही है, क्लियर। जब वो वाटर में टूटेगा, डिसॉल्व होगा, तो सर इसमें दो केस देखने को मिलते हैं। दो केस कौन कौन से देखने को मिलते हैं, या तो वो बेस वीक बेस होगा या तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, मतलब 99.9% वो आयनाइज हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो गया तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई वीक बेस है तो उसका आयनाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता। और जब कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता तो सर उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देखनी पड़ती है हमको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखनी पड़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री, जैसे सपोज करो मैंने आपको किसी भी चीज के सामने आप जब डिग्री लगा देंगे, जैसे मैंने बोल दिया व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ टुडे, मतलब आज के दिन की ठंडक की डिग्री कितनी है। ठंडक की डिग्री का मतलब क्या, ये नहीं कि डिग्री में टेम्परेचर को नापते हैं इसलिए भैया आप डिग्री बोल रहे हैं। डिग्री का मतलब होता है एक तरीके से एक स्टैंडर्ड,
मतलब कम या ज्यादा को बताना है का, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा यार देयर इज वेरी हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोल्डनेस आज टुडे, ठीक है ना, आज बहुत ज्यादा ठंड है, इसका सीधा मतलब आप निकालोगे तो डिग्री का मतलब किसी चीज के अमाउंट को जानना। तो अगर मैंने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड AX, एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, मींस ये बताना चाहते हैं कि वो कितना ज्यादा डिसोसिएट हो सकता है। जैसे सपोज करो मैं दो अलग अलग एसिड में कि एक एसिड A है और एक एसिड B है, और मैं बोलूंगा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड A इन एक्वस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द एसिड B। इसका मीनिंग आप निकालेंगे कि इसका मतलब सर इस एसिड का अगर जो अमाउंट आप लेंगे, अगर दोनों एसिड का सेम अमाउंट लेंगे तो इसका ज्यादा अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगा जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होना मतलब उसकी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो ये बताने की कोशिश की गई कि जब हमने कोई रिएक्शन कराई, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन कराई है, इस रिएक्शन में मान लीजिए टूटा B प्लस OH माइनस में, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी ली है, मान लीजिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी, BOH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले ली मैंने, ये ले ली है Cl, मतलब C ले लेते हैं, ठीक है ना, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी ले लेते हैं, अल्फा। ये C, ये 0, ये 0, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। अगर मैंने कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा, व्हाट डू मीन बाय अल्फा, अल्फा का मतलब हमने कहा 0.2 है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 0.2 होने का मतलब 20% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका मतलब ये 20% डिसोसिएट हो जाएगा। जितना डिसोसिएट होगा उतना ही आयन ये बनेगा, उतना ही आयन ही बनेगा। अगर ये 20% डिसोसिएट हो जाएगा तो हम कहेंगे 20% उसमें B प्लस के आयन देखने को मिलेंगे और 20% ही OH माइनस के। स्टोइकियोमेट्री कहती है इस बात को, अगर 1 मोल डिसॉल्व होगा तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनेगा। ये 20% डिसॉल्व होगा तो इसका 20%, इसका 20% बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर। तो हमने कहा अगर इक्विलिब्रियम के समय पर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम के समय पर ये कितना रह जाएगा, इफ हम कहेंगे इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, इज अल्फा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये अगर मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये कितना रह गया होगा, ये बना होगा सर C का, मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 5%, तो C का 5% मतलब C इंटू 5/100। लेकिन हम अल्फा को ले रहे हैं डिग्री में, यानी कि फ्रैक्शन में ले रहे हैं। अगर मैंने कहा इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 है तो इसका मतलब ये कितना बना होगा इक्विलिब्रियम के समय पर, 0.3 टाइम्स ऑफ C, और ये कितना बना होगा 0.3 टाइम्स ऑफ C। नहीं समझे मेरी बात, कुछ पकड़ पा रहा, मैं फिर कह रहा हूँ कुछ थोड़ा मुश्किल है चीजें, ठीक है ना, समझना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। सुनो, जैसे मान लो मैंने कहा ये किसी चीज की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अमाउंट है मेरे पास 10 किलो, ऐसे समझो 10 किलो मेरे पास मान लीजिए नमक है, और वो नमक का जो घोलने पर टूटने के चांस है वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 है। 0.3 होने का मतलब 30% होता है, पर हम उसको परसेंटेज में लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फ्रैक्शन में या डेसिमल में लिखा जाता है। तो इसका मतलब 0.3 है। अगर 0.3 है तो इसका मतलब 10 इंटू 0.3 मतलब कितना, 3। इसका मतलब 3 किलोग्राम नमक पानी में क्या हो गया होगा, डिसोसिएट हो गया होगा। अगर इस नमक की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 है तो समझो जितना लिया था उसका 0.3 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 होना मतलब अमाउंट ऑफ डिसोसिएट अपॉन टोटल अमाउंट। तो अगर मैंने कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ 3 किलोग्राम, टोटल अमाउंट कितना था 10 किलोग्राम, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आएगी 0.3। किसी भी चीज की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करनी हो तो अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन टोटल अमाउंट, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अगर मैंने यहां पर बोला कि भाई यहां इस क्लास की डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो हम इसमें देखेंगे मान लीजिए इसमें 10 लोग एसोसिएट हो गए, पूरी क्लास कितनी है 50 लोगों की, तो केवल 10 लोगों ने एसोसिएशन बनाया और बाकी के 40 लोग नहीं बना रहे हैं, समझ में आ रही बात ना। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी होगी इस क्लास के, तो हम बोलेंगे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल अपॉन टोटल, तो इसका मतलब 10/50 यानी 1/5। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई 1/5 मतलब 0.2। कुछ बात समझ में आ रही ना, ऐसे कहने का मतलब ये हुई डिग्री ऑफ एसोसिएशन। उसी तरह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, एसोसिएशन का मतलब कितने अमाउंट। अब मैंने कहा यहां मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 में से 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए और 80 मॉलिक्यूल एज इट इज रहे, तो कितनी हुई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हम बोलेंगे सर 20 मॉलिक्यूल जो कि डिसोसिएट हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपेयर करने का मतलब यही तरीका होता है, क्लियर। तो अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मॉलिक्यूल। अब ये सब नहीं बताया गया होगा,
ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इतनी, क्योंकि मैं फिर अब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर पूरी डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो मैंने इसको, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में इसको डायरेक्ट लिखवा दिया था कि पावर ऑफ के ए इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टाइम्स ऑफ के ए, उससे काम चल जाता, वैसे जरूरत ना पड़ती इसके अलावा कुछ भी करने की, लेकिन अब बताना पड़ रहा है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि सर अल्फा अल्फा का जिक्र आया कहीं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान लगाओ, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बार बार बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, सीधे सीधे, ठीक है। डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैंने 100 मोल लिए, उसमें से 4 मोल डिसोसिएट हो गए तो 4 अपॉन 100, 4 अपॉन 100 0.04 उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर। और वीक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है, वीक एसिड की, जितना ज्यादा वीक होगा उतना ही उसका डिसोसिएट होने की टेंडेंसी बहुत कम होती चली जाएगी। समझ में आ रही बात ना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके मॉलिक्यूल इतने ज्यादा डिसोसिएट होंगे। जैसे मैंने कहा कि HCl की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 99% है, मींस 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें से 99 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा, तो 99/100 मतलब 0.99 आएगा, 0.99। किसी का भी 1 से ज्यादा आएगा नहीं, 1 से ज्यादा तो आ नहीं सकता ना भाई, क्योंकि कितने भी तुम ले लो, पूरे भी टूट जाएंगे तो भी 1 आएगा। अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट हो जाएंगे तो भी तो कितना ही आएगा, 1 आएगा। तो जो तुम्हारा सवाल है तो उनको बोलना चाहिए था कि 1 से कम, ये 1 से ज्यादा कभी आएगा नहीं, हमेशा 1 से छोटी वैल्यू आएगी। और 1 से छोटी वैल्यू का जब सर स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू बढ़ती नहीं घटती है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है कहीं, है ना। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि जब हम 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे, अब 0.9 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.81, और 0.81 0.9 से छोटा होता है। समझ में आ रही बात ना। तो स्क्वायर करने पर सिर्फ तब वैल्यू बढ़ती है जब 1 से बड़े नंबर होते हैं। 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू बढ़ती है, 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू बढ़ती नहीं, घटती है, ठीक है ना। तो अभी यहां पर आ जाओ, मान लो कि इस एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, बच्चों ध्यान लगाओ भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, अल्फा। अच्छा हाँ देखो, मान लो कि मैंने पता लगा लिया कि एक टाइप का जो मेरे पास एसिड था या NaCl ही था, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, 0.3। अगर मैं इसके 100 मोल लूं तो बताइए कितना अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगा। अगर मैं इसका 100 किलोग्राम ले लूं, 10 किलोग्राम के बजाय 100 किलोग्राम ले लूं, कितना अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगा सर, 10 किलोग्राम। इस आप कहो ना कि सर आपने कहा भी 10 × 0.3 तो 3 आ गया था, 100 × 0.3 तो 30 आएगा। और 30 कैसे आ गया सर, ये कैसे पता चला, हम 100 इंटू आप ये जो आपने निकाला ये अल्फा है, मतलब टोटल अमाउंट को उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई कर दो तो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और वैसे भी समझ लो, अगर नहीं इस तरह से आ रहा तो फिर तुम्हें पूरा फॉर्मूला बना लो सीधा सीधा। एक्चुअली एक ये जो वर्ड है ना, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका कोई मैंने पहले इसकी कोई हेडिंग नहीं लिखवाई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अल्फा इक्वल टू, अब मैं क्या लिखूं इसको, MD लिख दो और MT लिख दो। बताओ क्या समझ में आया। MD मतलब डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल अपॉन MT मतलब टोटल मॉलिक्यूल। क्लियर। तो अगर मुझे ये अल्फा पता है, अब मुझे यहां पता करना है, यहां पर मैंने शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है, C, तो मैं कहूंगा अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, इस बेस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू MD अपॉन MT का मतलब मैंने यहां ले लिया कितना, अल्फा। आप मुझे बताइए अल्फा बराबर ये हो जाएगा MD अपॉन C। टोटल मॉलिक्यूल मैंने कितने लिए थे शुरुआत में, C लिए थे, तो इसका मतलब यहां से MD कितना आ जाएगा, C अल्फा। क्या समझ में आया। समझ में ये आया कि सर जब आप इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन C मोल पर लीटर लेके चल रहे हैं, C मोल पर लीटर, और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो कुछ समय के बाद ये कितना डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, जब ये आगे फर्दर टूटना बंद हो जाएगा, मतलब ये लगने लगेगा कि जितना टूट रहा है उतना ही वापस बन रहा है, उस कंडीशन पे पहुंच करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो C हम लेके चले थे, तो कितना डिसोसिएट हो जाएगा, तो C अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, C इंटू अल्फा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर ये 1 मोल टूटेगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। अगर ये C अल्फा ब्रेक हुआ होगा, यानी C अल्फा डिसोसिएट हुआ होगा, इसके C अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बने होंगे, और इसके कितने बने होंगे, तो इक्विलिब्रियम के समय पर क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम सर ये रह जाएगा C माइनस C अल्फा, और ये बन जाएगा सर C अल्फा, और ये भी बन जाएगा C अल्फा। अब बताओ बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। अब इक्विलिब्रियम के समय की बात है, ये इक्विलिब्रियम के समय इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी कितनी, C अल्फा, इसकी भी कितनी मिलेगी, और इसकी कितनी मिलेगी,
सी माइनस सी अल्फा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, है ना, यहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। तो के बी बताओ, ये रहा ऊपर आपके पास के बी लिखा हुआ है। तो भाई मेरे प्यारो बताओ बी का कितना होगा, वेरी गुड, बी का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन में सर सी माइनस सी अल्फा। अब ये बन गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में सी कॉमन लेकर के 1 माइनस अल्फा, इससे से इसी कट गया तो ये आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यही आया था, यही आया होगा। अब ये आ गया तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान समझिएगा। हमने कह दिया के बी इक्वल टू सी अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ गया। लेकिन सर अल्फा चूंकि वीक एसिड है, क्योंकि ये जो हम जो भी कंसिडर कर रहे हैं ना, ये फॉर ए वीक एसिड, सॉरी फॉर ए वीक बेस है। तो अगर बेस वीक है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम रही होगी, बहुत कम रही होगी, मतलब लगभग 0.2 0.3, 20%, 5%, 4%, 10%, जितना वीक एसिड उतना ही कम डिसोसिएट हो पाएगा। तो इसका मतलब सर अगर मान लीजिए 20% भी रही तो भी इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो जाए, 0.2, 0.2 का स्क्वायर 0.04, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन जितनी कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, मान लो 0.02 है, 2%, सिर्फ 2%, तो 1 में से 0.02 जाकर क्या बचेगा, 0.98। तो हम कहेंगे सर चूंकि अल्फा बहुत कम होता है वीक बेस या वीक एसिड के लिए, ये काम एसिड के लिए भी है, यही काम बेस के लिए भी है। अल्फा की वैल्यू वीक एसिड और वीक बेस के लिए बहुत कम होती है, इसलिए 1 और अल्फा के कंपैरिजन में अल्फा बहुत छोटा हो जाएगा और 1 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 के कंपैरिजन में हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब 1 में से अल्फा को घटा करके 1 में से मान लो आपने 0.02 घटाया, 0.98 बचा, 0.98 से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना और 1 से डिवाइड करना, ऑलमोस्ट इक्वल ही आएगा। इसलिए हमने कह दिया कि अल्फा को क्या कर देंगे, यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे। इसके कंपैरिजन में किया गया है। ऊपर वाले को क्यों नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला तो जबकि उससे भी छोटा है, क्योंकि वो किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई भी लिखा है, उसके आप प्लस या माइनस में नहीं लिखा, किससे कंपेयर करूं उसको, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात ना, अभी कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। हमेशा ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, जब भी हम किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं तो किसी के कंपैरिजन में करते हैं, ठीक है ना। दूसरे के कंपैरिजन में देखेंगे यार ये इससे ज्यादा बड़ा है, इसके कंपैरिजन में चीज नेग्लेक्ट हो रही है। अगर सिंगल है, अकेला है, तो नेग्लेक्ट का कोई चांस नहीं बनता। मींस बहुत ध्यान से सुनो, सिर्फ 3 मतलब ध्यान सुनिएगा, है ना। मान लीजिए कि 3 वैकेंसी निकली और सिर्फ 3 ही फॉर्म आए, तो वो जो 3 कैंडिडेट हैं, अगर वो वैकेंसी हमें फिल करनी ही करनी है, तो वो जो 3 कैंडिडेट हैं, अगर वो 2-2 नंबर भी लाए होंगे तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात को समझ में आ रही है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब है कि सर नेग्लेक्ट कब करेंगे, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी 2-2 नंबर आए तो सही मायनों में क्या है, वो कुछ भी नहीं है, होने को तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कहेंगे जब हमारे पास है ही नहीं कोई और कैंडिडेट इससे बेहतर, इनसे ज्यादा, तो हम इनको नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, इनको अनदेखा कैसे कर सकते हैं। मेरी बात को समझ में आए ना। जैसा मैं एक बात कल 12th वालों को बताता, ये बाय डिफॉल्ट होता है। हमें कोई चीज बाय डिफॉल्ट मिली है तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तब तक नहीं कर सकते जब तक कंपैरेटिव ना हो। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ह्यूमन रिसोर्स उतना बेहतर है ही नहीं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब वहां के लोग उतने इंटेलेक्चुअल, उतने ज्यादा इंटेलिजेंट है ही नहीं, उनकी सोच उतनी मैच्योर अभी भी नहीं है आज के डेवलप्ड दुनिया में भी, बहुत सारे देश ऐसे। लेकिन उनके अब वो क्या, वो फिर हमारे इंडिया से या अमेरिका से या चाइना से या दूसरे देशों से, जापान से, बड़ी बड़ी जहाँ टेक्नोलॉजिकल देश है वहां से अपने प्रधानमंत्री चुनते हैं क्या। ऐसे देश भी जहां बहुत इंटेलेक्चुअल लोग नहीं हैं, वो भी अपनों में से ही चुनते हैं। समझ में आ रही बात ना कुछ। तो इसका मतलब है कि वहां वो कम वाला ही बेस्ट है। तो कंपैरेटिव होगा जब तब जाकर के उसको नेग्लेक्ट करोगे आप। कल तक जब तक आपके पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था तब तक आप उसको ही बड़ा मान रहे थे, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट मिल गया तब आप उसको छोटा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। ओके तो चलो खैर, अल्फा को हमने यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे। अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया तो यहां से मेरे बच्चे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, के बी बराबर सी अल्फा का स्क्वायर। अगर के बी बराबर सी अल्फा का स्क्वायर आ गया तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा बराबर के बी अपॉन सी, है ना, का स्क्वायर रूट। मतलब जैसे ही कुछ आएगा क्या, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बी अपॉन सी, ठीक है। और अगर ये आ गया तो आप मुझे बताओ OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा, समझते जाएंगे आप, है ना। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, अगर अल्फा की वैल्यू इतनी है अंडर रूट के बी अपॉन सी, तो सर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है C इंटू अल्फा। तो सर ये हो जाएगी C इंटू अल्फा, यानी कि C इंटू अंडर रूट के बी अपॉन सी। सर ये C अगर अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के बी इंटू, है ना,
वेरी गुड, के बी इंटू सी का स्क्वायर अपॉन में सी, सर इस सी से सी कर जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, के बी इंटू सी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये जो मिली है ये मुझे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिली है। अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है तो यहां से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, P ऑफ KB और P ऑफ KA निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले इतना नोट कर लो, जगह बनाया तो फिर मैं बनाता हूं, ठीक है ना। सुनो, अब ये जो आपको KB मिला इसके बाद लिखिए द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, इसी लाइन के नीचे, सॉरी KB कहाँ है था आपका, ये रहा, इसी के आगे लिख दो, या यहीं बस आप जहां भी आपने लिखा उसके नीचे लिखो, यहां तक आप आ चुके हैं, इसके बाद लिखो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB गिव्स आउट P ऑफ KB, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB गिव्स आउट P ऑफ KB, पावर ऑफ KB, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB गिव्स आउट PKB, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, अगली लाइन लिखो, हायर द वैल्यू ऑफ KB, हायर द वैल्यू ऑफ KB, अच्छा तुम में से कोई मुझे बताएगा, हायर द वैल्यू ऑफ KB लार्जर विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यार कितनी बार बोलूं, हायर द वैल्यू ऑफ KB लार्जर विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड लार्जर विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा डिसोसिएट हो पाएगा, बस इतना समझना है। स्ट्रॉन्गर बेस बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो पाते हैं, जितना वीक होता जाएगा उतना ही कम अमाउंट में डिसोसिएट हो पाएगा। समझ मेरी बात, बात एक ही है बच्चे, डिसोसिएशन। अब देखो दो बातें हैं, एक टर्म वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग आयनाइजेशन, और एक टर्म यूज कर रहे हैं डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन से बेहतर वर्ड यहां पर आयनाइजेशन है, पर ये जो डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलने से ज्यादा मेरे जुबान पे चढ़ा हुआ है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि वो 12th क्लास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा यूज होता है। नाम बात एक ही है दोनों, लेकिन फर्क है थोड़ा सा, माइनर डिफरेंस। क्या है माइनर डिफरेंस, डिसोसिएशन होना मतलब जरूरी नहीं कि आयनाइजेशन ही होगा, आयनाइजेशन होना मतलब जरूरी है कि डिसोसिएशन होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं एवरी आयनाइजेशन इज डिसोसिएशन, बट एवरी डिसोसिएशन इज नॉट आयनाइजेशन। मींस कभी कभी दो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो आयंस नहीं बनाते। किसी भी चीज का डिसोसिएट हो जाना, टूट जाना, बस। आयनाइज होना मतलब स्पेशली आयंस बनने चाहिए, टूटने के बाद जो बनना चाहिए वो स्पेशली आयन बनने चाहिए, इतना सा फर्क है। प्रोसेस दोनों ही टूटने वाले हैं। जब दो चीजों को, किसी एक चीज को तोड़कर दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाता है तो वो डिसोसिएशन कहलाता है। लेकिन स्पेशल टाइप का डिसोसिएशन जिसमें कि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा हो उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। तो अब देखो लार्जर द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा, हायर द वैल्यू ऑफ KB, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हायर द वैल्यू ऑफ KB larger will be the degree of dissociation, larger will be the degree of dissociation, and stronger will be the base. Larger the, higher the value of KB, higher the value of KB, larger will be the degree of dissociation, और ionization भी लिख सकते हो आप, degree of dissociation, hence stronger will be the base, stronger will be the base, stronger will be the base. ओके, हो गया। फिर लिखे अगले लाइन में, फिर लिखे हायर द वैल्यू ऑफ KB, हायर द वैल्यू ऑफ KB, स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ P ऑफ KB, हायर द वैल्यू ऑफ KB, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ P ऑफ KB, है ना। KB की वैल्यू जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, नेगेटिव लॉगरिथम है क्योंकि उसके सामने, तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ KB, स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ P ऑफ KB, therefore larger the value of P of KB, therefore देखूंगा कौन बताएगा इसको इस टर्म। अच्छा एक बात मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, जहां इस तरह के टर्म आते हैं ना, ये तुम्हारे लिए बहुत काम के हो जाते हैं कंपटीशन के लिहाज से। अच्छा मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या कहा, पेपर एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन में ऐसे ही टॉपिक ढूंढ ढूंढ के रखते हैं वो लोग, कि जिन टॉपिक को जनरली
बच्चा अवॉइड करता है क्योंकि वो समझने में थोड़े अटपटे होते हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर रखते हैं। क्या बताया मैंने, लार्जर द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के बी, लार्जर द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के बी, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा? वीकर विल बी द बेस और स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस? वीकर विल बी द बेस। बात समझो ना भाई, अरे मैंने कहा लार्जर द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के बी, जब के बी बड़ा हो, जब के बी स्मॉलर होगा तब पी ऑफ के बी ज्यादा आएगा ना, जब के बी छोटा होगा मतलब के बी जितना स्मॉलर होता जाएगा पी ऑफ के बी उतना ही लार्जर होता जाएगा। और इसका मतलब के बी के स्मॉलर होने से बेस की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ रही ना? नहीं समझे? के बी के देखो सुनो, सारी बात छोड़ो, क्या चीज मैंने बोला ना, लार्जर द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के बी, पी के बी क्या है, पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस की जो पावर होती है ना उसके बड़ा होने से बेस वीकर होता जाता है। जैसे कि मैंने वहां लिखवाया था लार्जर द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के ए, क्या लिखवाया था, वीकर विल बी द एसिड। ठीक है, सारी को पूरी बात को समराइज कर देता हूं यहाँ, छोड़ो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो छोटी छोटी चीजों को लेके। जहां स्टेटमेंट में मैंने घुमाव फिराव इधर उधर किया ना तुम्हारा दिमाग घूमने लगता है। हाँ बच्चे बिल्कुल सुनिएगा ना, मैंने कहा हायर द वैल्यू ऑफ के बी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हायर द वैल्यू ऑफ के बी स्ट्रॉन्गर विल बी द, अब इसका दूसरा मीनिंग समझो, हायर द वैल्यू ऑफ के बी स्मॉलर विल बी द लॉग ऑफ के बी, मतलब आई मीन पावर ऑफ के बी, हायर द वैल्यू ऑफ के बी स्मॉलर विल बी द पावर ऑफ के बी, और स्मॉलर विल बी द पावर ऑफ के बी तो स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। स्ट्रॉन्ग तो लिखवाने जा रहा हूं मैंने, क्या लिखवा, लार्जर नहीं, सुनो ना, लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी, लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, यही होगा। लार्जर द वैल्यू, पहले एक एक को समझो ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक एक को समझो। लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, पहले इसको हजम करो, ये बात समझ में आ रही है पक्का? अब लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के बी होगी। अब पी ऑफ के बी अगर स्मॉलर है तो बेस स्ट्रॉन्गर है, पी ऑफ के बी अगर स्मॉलर है तो बेस स्ट्रॉन्गर है। अब बताओ पी ऑफ के बी अगर लार्जर होगा तो बेस वीक हो जाएगा। अब समझ में आया? कभी भी सुनो मेरी बात, बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, ये प्रॉब्लम से निकलने का साधारण तरीका ये होता है, अगर कभी भी कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, ज्यादा उलझने लगे चीजें, तो फिर उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप पूरी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से हटाइए एक बार और फिर से रिकॉल करिए, मतलब पूरी तरीके से वापस करिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आ रही बात ना? आसान तरीका ढूंढना है ना, तो आप एक काम करिए, जहां उलझने लगे, जहां थोड़ी चीजें उलझने लगी तो वहां उस डोर को सुलझाने के चक्कर में मत लगिए, डोर हटा दीजिए और नए सिरे से सोचना स्टार्ट करिए। समझ में आ रही बात ना? नहीं तो बेकार में वो उलझती जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं इसीलिए मैंने क्या कहा कि सारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। यहां पे आओ, बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है? के ए और एसिड के बारे में बात करते हैं, या छोड़ो, और बहुत आसान और एक दो लाइनों में हो जाएगा। बोलो लार्जर के ए, लार्जर के ए मोर अल्फा, मोर अल्फा स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड स्मॉलर पी ऑफ के ए। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? हाँ पीएच स्केल पे आ गए बिल्कुल। मतलब नहीं अब यहां जो के ए है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, जो के ए है वो हमारा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बता रहा है, वो पूरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बता रहा है। ठीक है ना? तो उसकी कहानी अलग है इससे। जब हम केवल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मेजर करते हैं तब हम कहते हैं कि ये H प्लस के ऊपर इतना होगा। ठीक है ना? समझ मेरी बात? तुम अभी एक काम करो, के ए की वैल्यू अलग अलग लेकर देखो तो तुम्हें पी ऑफ के ए की वैल्यू अलग अलग मिलेंगी। जितना आप के ए को बढ़ाते जाओगे पी ऑफ के उतनी छोटी आती जाएगी। समझ में बना? देखो जैसे मान लो कि के ए कितना है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6। बताओ मैंने के ए की वैल्यू को 10 की पावर -3 से 10 की पावर -6 तक ले गया। बोलो मैंने वैल्यू को बढ़ाया घटाया? घटाया। अब सबका पी ऑफ के ए निकालते हैं।
तो इसका P ऑफ के कितना आएगा 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। जैसे जैसे पावर ऑफ, जैसे जैसे के की वैल्यू घटी है, P ऑफ के की वैल्यू बढ़ी है। समझ में आ रही बात ना? वैसे ही एक और बात समझो, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, पीएच घटती है। नहीं समझे? और पीएच जितनी घटती है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। अभी क्लियर हो गया? वही तो कहानी है, क्या मुश्किल है इसमें? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अब लेकिन इसको मैं बार बार कर रहा हूं, इसको फिर समझो। लार्जर के ए मोर अल्फा, समझ में आया? मीनिंग सर अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड ज्यादा होगा, क्योंकि एसिड के केस में भी ये फॉर्मूला सेम बनेगा, बस क्या आएगा? अल्फा बराबर अंडर रूट के ए अपॉन सी, अंडर रूट के ए अपॉन सी, के बी की बजाय के आ जाएगा। समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो अगर मैंने कहा लार्जर के ए मोर अल्फा, मतलब जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, जिस एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसका डिसोसिएट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? बहुत अच्छे। जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जितना कम होगा उसकी आयनाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। अब यहां जाओ, लार्जर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना ही ज्यादा उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। क्लियर? फिर मैंने कहा लार्जर, अब इसके साथ साथ ये चल रहा है, लार्जर के ए स्ट्रॉन्गर एसिड तो स्मॉलर पी ऑफ के ए, क्योंकि लार्जर के ए, ध्यान दीजिएगा, लार्जर के ए स्मॉलर पी के ए, स्मॉलर के ए लार्जर पी के ए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो के ए और पी ऑफ के ए का, H प्लस और पीएच का, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन और POH का रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। समझ में आ गई बात? आपको डाउट है? के ए जितना ज्यादा होगा पावर ऑफ के उतना ही कम होगा। क्लियर? बहुत अच्छे। इसी का दूसरा बताइए, अगर मैंने बोला लार्जर के बी तो क्या बोलोगे? मोर अल्फा। अल्फा तो दोनों केस में एक ही वर्ड लिखते हैं हम अल्फा के लिए, मोर अल्फा। क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस और स्मॉलर पी ऑफ के बी, पी ऑफ के बी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अब कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाना चाहिए। बार बार कह रहा हूं भाई, ये टॉपिक पेपर के लिए, कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना? लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। बोलिए सही है कि गलत है स्टेटमेंट? सर ट्रू है। लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, सही है सर। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के बी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, यस सर ट्रू है। समझ गए ना? समझ में आ रही बात ना? स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। क्लियर है? बहुत अच्छे। लार्जर द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के ए, लार्जर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फॉल्स है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? क्योंकि सर पी ऑफ के ए जितना ज्यादा होगा के ए उतना ही कम होगा, के ए जितना कम होगा अल्फा उतना ही कम होगा। आई बात समझ में? बहुत हो गया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो, ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए पहले, बल्कि इससे पहले, है ना? लिखिए, कैलकुलेट द परसेंट। अब बात नहीं करेंगे, इतना मैंने जब पढ़ा दिया तो फिर क्यों ना करवाऊं क्वेश्चन, है ना? लिखिए, कैलकुलेट द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ, कैलकुलेट द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ। हे बच्चे काम करो, इतने दिन बाद तो क्लास इस रूप में दिखाई दे रही है, लग रहा है कि पूरी क्लास आ जाई है, ठीक है ना? लिखिए, वो आज वो फिर भी नहीं है। देखो, कैलकुलेट द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ, कैलकुलेट द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ 0.20 मोलर, कैलकुलेट द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड। कोई फॉर्मूला जानता है? हाइड्रोसाइनिक एसिड, HCN को ही कहते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, जैसे सुनो HCl का नाम बताओ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HCl का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड।
तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड, बात एक ही है, ठीक है ना। तो क्या लिखा, कैलकुलेट द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड, ब्रैकेट में लिखेंगे HCN। सुनो भाई, अब बताओ मुझे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताओ, HCN इज ए वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड, वीक है, जो भी होगा सब वीक के लिए होगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग होता तो सर ये तो फिर बहुत ज्यादा, इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बिना सॉल्व किए ही बोल देते सर, लगभग 99%, समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, कैलकुलेट द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड गिवन Ka फॉर HCN। Ka मतलब कौन सा वाला Ka? इसी वाले Ka की बात कर रहा, अच्छा कहां, ये रहा Ka। गिवन Ka फॉर HCN कितना दिया है सर? HCN का Ka दिया गया 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अगर तुमने थोड़ा सा भी मेरी बात पर ध्यान दिया है ना, तो तुम इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर ले जाओगे। और केमिस्ट्री के इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं ना, तो मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी बेहतरीन कंडीशन में बैठे हुए हैं आप। सुनो, अब क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देगा? जो मैंने बोला है ये 0.20 मोलर, व्हाट इज दिस, ये क्या है? कौन सी कॉन्सेंट्रेशन सर? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये, नहीं है क्या? बोलो ना यार, एक बात तो बता दो। अगर मैं, सुनो किसका क्वेश्चन, बस इधर ध्यान लगा लो, क्या ना, बात नहीं करो, इधर ध्यान दो। सबसे पहली बात HCN दिया है, HCN, तो HCN जब एक्वस में पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा सर, किस में बोलो? H प्लस प्लस Cn माइनस में, क्लियर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है कितनी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है सर 0.2, समझो ये C दिया है, जो हमने अभी डेरिवेशन में C लिया था ये वो है। इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट कराई तो H प्लस कितना रहा होगा सर? 0। Cn माइनस कितना रहा होगा सर? 0। लेट अल्फा विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह लो या आयनाइजेशन, बात है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। चलो जी, है ना, मान लिया कि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। तो बताओ इसके कितने मोल डिसोसिएट हुए होंगे? इसके इसका कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ होगा? तो सर 0.2 अल्फा हुआ होगा ना, 0.2 अल्फा। कितने में से हुआ है ये? तो सर इक्विलिब्रियम के समय पर रह कितना गया होगा? 0.2 माइनस 0.2 अल्फा, जैसे वहां था C माइनस C अल्फा, C माइनस, तो ये C है, ये C अल्फा है। ये कितना बना होगा? 0.2 अल्फा। ये कितना बना होगा? 0.2 अल्फा। मेरी बात को समझ में आ रही है क्या बताना चाह रहा हूं? पक्का, बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे पूछूं Ka कितना आएगा? Ka, तो सर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cn माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HCN की कॉन्सेंट्रेशन, सर ये आ जाएगा 0.2 अल्फा इंटू 0.2 अल्फा अपॉन में 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा। समझ में आ गया? कोई डाउट रह गया? नहीं। इसका मतलब सब कुछ करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा कि ये तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, क्या यहां से अल्फा निकाल दोगे? बिल्कुल, इससे तुम्हें अल्फा निकालना, मैं जानबूझ किससे कराया, इससे अल्फा निकालना, लेकिन हम अल्फा किससे निकालेंगे सर? अल्फा बराबर अंडर रूट Ka अपॉन C, बात नहीं, क्योंकि इसी को करके तो वो आया था। मैं जानबूझ किससे करा रहा हूं कि यही से वो चीज आएगी, अंडर रूट Ka अपॉन C, सीधा फॉर्मूला का ना आंसर लाना है। तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही तो पता करनी थी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ही तो पता करनी थी, क्योंकि उसने कहा कितना परसेंट आयनाइज होगा। तो पहले हम सर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पता करेंगे, फिर परसेंट पता करेंगे कितना परसेंट होगा। अगर किसी का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 0.2 हो तो कितना परसेंट डिसोसिएट होगा बोलो? 20%। अगर 0.02 हो 2%, अगर 0.0002 हो तो 0.02%। पॉइंट को, डेसिमल को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी परसेंट भी, मतलब डेसिमल से आपने उसको परसेंट में बदल दिया, फिर भी परसेंट में रहेगी, डेसिमल में रह गया। जब डेसिमल इतना बड़ा होगा कि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी डेसिमल ही रह जाएगा, तो परसेंटेज भी रहेगा और वो डेसिमल भी रहेगा। बोल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ पा रहे हो? और जैसे 0.2 है, 0.2 को परसेंट में बदलना हो तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, 20 आ जाएगा।
लेकिन 0.0002 को करना हो 100 से मल्टीप्लाई तो सर आंसर आएगा 0.02%। तो डेसिमल भी परसेंट भी, क्लियर ना, बहुत अच्छे। अभी फिलहाल के लिए हमने कहा सर अल्फा बराबर अंडर रूट, बताओ के कितना है। इनकी इतनी बड़ी बीमारी है, देखो इनको केमिस्ट्री वालों को, कि ये तो दे दिया अच्छा सा, लेकिन नीचे वाला टर्म उतना अच्छा नहीं दिया। सी कितना दिया है 0.2, अगर इसको 0.1 दे देता कितना अच्छा होता। सॉरी देखो अब मैंने, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि 0.1 होना चाहिए था तो वही लिखा मैंने, देखो जबकि दिया कितना है उसने 0.2। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि अगर 0.1 दे देता कितना अच्छा होता भाई। 0.1 होता तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता, 49 का स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता, 10 की पावर -10 का स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता। अभी इतनी बेकार सी सिचुएशन दी है कि कुछ कर नहीं सकते, करना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो हम कहेंगे सर अल्फा बराबर ये कितना बन गया 49 × 10 की पावर -10/2। सर ये आ जाएगा 7 × 10 की पावर -5/√2। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सर √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। सर इससे इसको डिवाइड कराऊंगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा की वैल्यू आएगी सर कितनी 4.95 × 10 की पावर -5। अब ये तुम्हें खुद करना है, मैंने तो करवा दिया। नहीं समझे मैं क्या कर रहा हूं, 1.414 से लगभग 1.5 है। इससे जब डिवाइड इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 4.9 टाइम्स जाएगा। पकड़ में आ रहा है। इसका पॉइंट हटा लो, इसके ऊपर 0 बढ़ा लो। 7000 को 1414 से डिवाइड करना, 7000 को इसके तीनों पॉइंट हटा के ऊपर 3 0 बढ़ा लो, तो 7000 को 1414 से डिवाइड करना, क्या आएगा लगभग 4.95। ऊपर में 10 की पावर कितना है -5। व्हाट इज दिस। अब देखो बच्ची इसकी डिग्री ऑफ, अच्छा ये प्रॉब्लम है क्यों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये प्रॉब्लम है क्यों कि वो इतनी बेकार वैल्यूज देता है। उसको समस्या क्या है, इसको अगर 0.1 कर देता तो कितना अच्छा होता। नहीं, वो इसलिए करता है क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन यही कह रही है कि जब हमने इतना लेके चले तो ये हुआ। उसने ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल से बनाया है, समझ में आ रही बात ना। तो प्रैक्टिकली जो सही होता है ना वही वैल्यूज लिखते हैं वो लोग, उसकी वजह से अटपटी सी वैल्यू आती है। समझ में आ रही बात ना। तो अल्फा की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी कमाई है, कितनी है ये पता है 0. देखो ना यार, कुछ लोगों को तो 0.00049 इतनी है। अब बताओ देखो कितनी डिग्री, HCN की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो कितनी है पानी में। मतलब ये पानी में इतना कम डिसोसिएट हो पाता है। मींस अगर आपने 1 लाख, क्या 1 2 3 4 1 10 100 1000 10,000 लाख, एक ही लाख है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, क्लियर ना। अगर बताओ अगर मैंने 1 लाख मॉलिक्यूल लिए, अगर 1 लाख मॉलिक्यूल लिए HCN के, तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, सही बताना। ये एक में से इतने हो रहे हैं, समझ में आ रही बात ना। क्या करेंगे, अरे सर सिंपल सर मल्टीप्लाई करना इससे अल्फा से। जैसे मैंने अभी किया था, अगर C लेके चले तो C अल्फा डिसोसिएट हो गए, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा 4.9 आएगा, शायद 49 आ रहा है कि 4.9 आ रहा है। देखो 1 लाख से मल्टीप्लाई करना मतलब 5 0 से मल्टीप्लाई करना, 4.9 आएगा। कितना कम है, आप देख पा रहे होंगे ना, इतना कम है। तो वो जो तुम्हें लग रहा था कि सर ये हमेशा ही ऐसे ही रहेगा, पार्शियली में कभी 50% नहीं जाता, ठीक है ना, बहुत कम होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमसे पूछी थी, वो आ गई, लेकिन उसने हमसे परसेंट में पूछा था, तो परसेंट में जवाब देना है। क्या आएगा, परसेंट आयनाइजेशन, परसेंट आयनाइजेशन या आयनाइजेशन परसेंट, आयनाइजेशन परसेंट। आयनाइजेशन को SATION से भी लिख देते हैं और आजकल ZATION से भी लिखते हैं। तो आयनाइजेशन परसेंट, ये वो सुनना कि कहीं पे आप सर S लिखते हैं, कहीं पे Z लिखते हैं, दोनों मुझे आदत है, ठीक है ना। कितना आएगा 0.00049 इंटू 100। अरे भाई बच्चों कितना आ जाएगा ये 0.0049%, इतना आएगा, समझ गए। 0.0094 कितना कम आया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, नोट करो तेजी के साथ। टफ लेवल के माने जाते हैं, कंपटीशन में आते सीधे। लिखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ SrOH का होल ट्वाइस। अब बात मत करना, देखो इस क्वेश्चन को करते समय बात मत करना, समझने की कोशिश करना क्या बता रहे हैं। हाँ, SrOH का होल ट्वाइस, जानबूझ के मैंने SrOH का होल ट्वाइस बोला। मैं सुनना चाहता हूं कि इसका नाम क्या होगा,
मैंने फॉर्मूला बताया SrOH का होल ट्वाइस, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक बेस होता है, समझ मेरी बात ना। स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, कहाँ होगा, ये रहा स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, SrOH का होल ट्वाइस। ओके, तो लिखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ SrOH का होल ट्वाइस एट 298 केल्विन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ SrOH का होल ट्वाइस एट 298 केल्विन is 19.32 ग्राम पर लीटर, 19.32 ग्राम पर लीटर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ SrOH का होल ट्वाइस एट 298 केल्विन इज 19.32 ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 19.32 ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। हो गया यहां तक, बहुत अच्छे। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंटियम, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्ट्रोंटियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन भी और हाइड्रोक्सिल आयन भी एक ही चीज होती है, ठीक है ना, स्ट्रोंटियम एंड हाइड्रोक्सिल आयंस एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? Calculate the concentration of strontium and hydroxyl ion and pH of the solution, pH of the solution। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए। मुझे पता है मैं आपको नहीं कह रहा हूं करने के लिए, क्यों नहीं कह रहा, मुझे पता है, एक बार पहले समझ लो भाई, ये आपको मेरे समझाने के बाद भी कर लिया ना, अगर आपने पेपर में या कहीं कंपटीशन में आया और आपने कर लिया तो ये बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए, यही हमारे लिए काफी होगा कि आप इसको सीख लें, मेरे बताने के बाद ही सीख लें। क्या कहना चाह रहा है सर, जब हम स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 19.32 ग्राम पर ml, 19.32 ग्राम पर लीटर। इसका क्या मीनिंग निकाल रहे हैं आप, वेरी गुड। जब हम इसको किसी चीज के 1 लीटर में, अब इसने ये भी नहीं बताया किसमें है, लेकिन चलो कोई सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्वेंट में ये कितना डिसॉल्व हो पा रहा है, 19.32 ग्राम 1 लीटर में। समझ में आ रही बात ना, जैसे हमने कह दिया, अगर मैंने आपसे बोला द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज 40 ग्राम पर लीटर इन वाटर, 40 ग्राम पर लीटर इन वाटर, इसका मतलब पानी का 1 लीटर पानी में 40 ग्राम नमक को आसानी से डिसॉल्व किया जा सकता है। ये सॉल्युबिलिटी है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के बढ़ने घटने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती घटती है, ये बात भी आपको पता होगा, समझ गए ना। टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी घटने लगती है और टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। जब हम गर्म पानी करते हैं तो उसमें और ज्यादा घुल जाता है चीजें, ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो कुल मिला जुलाकर सॉल्युबिलिटी दी है हमको, और वो किस में दी है भाई, ग्राम पर लीटर में दी है, ठीक है जी, ओके मान लेते हैं। फिर क्या कहा, हमसे पूछा स्ट्रोंटियम की कॉन्सेंट्रेशन, तो भाई स्ट्रोंटियम की कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगी, तो हम कहेंगे सर पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ग्राम पर लीटर नहीं होती, मोल पर लीटर होती है। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी जो हमें किस में दी गई है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि किसे पूछ के देख लेना आप अपने क्लास में, तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकियों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबके लिए कह रहा हूं, कहीं भी पढ़ रहा हो, कोई कितना भी पढ़ाकू हो तुम्हारी क्लास का, कुछ चीजों के लिए ऐसा बोलता हूं मैं। अब मैंने बोला कि तुम किसी से जाके चर्चा करने लगो कि अरे वो तुम्हें वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन आते हैं, कोलिजन वाला, अच्छा वो पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। बोला क्यों नहीं पढ़ा, वो तो पढ़ा ही है, मुझे पता है होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कहेगा क्यों, क्योंकि कॉमन है एकदम भाई, वो तो करेंगे ही करेंगे ना सब लोग, वो तो सबको हर टीचर और हर कोचिंग क्लासेस वाले जान रहे हैं, हर स्कूल वाले भी बता रहे हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा। तो जो चीज बिल्कुल कॉमन है वो तो सभी करेंगे ना, आप थोड़ा सा अनकॉमन चीजें करेंगे तो आपके अंदर वो काबिलियत पैदा होगी जो आपको भीड़ से अलग करेगी। समझ में आई बात ना। तो अभी देखिए सॉल्युबिलिटी कितनी है, 19.32 ग्राम पर लीटर। पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल पर लीटर में। तो बताइए कैसे मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 19.32 अपॉन ये क्या है, दिस इज द गिवन मास, इसको क्या कर दीजिए मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। क्लियर है, नहीं क्या जरूरत है किलोग्राम में क्यों करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास खुद किस में होता है, ग्राम में होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास।
ठीक है, तो बताओ इसका स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा? ओहो, तो इसके लिए तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा स्ट्रोंटियम का क्या 87 होता है, ठीक है ना? क्लियर है? 87 वहां देख के बता रही हो, ठीक। 87 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 1 17, नहीं समझे? उसका क्या होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा सर 87 प्लस 34, बताइए कितना आ गया? 121 आएगा क्या? 121 आएगा, ओके चलो जी। 121 अपॉन 1 लीटर, तो सब मिला जुला कर बताइए कितना आ गया? ये इससे इसको डिवाइड भी कराना पड़ेगा। अब इससे इसको डिवाइड कराने के बाद कितना आएगा? 0.15 मोल पर लीटर। चलो ऐसे लिख लिया, करते रहिएगा काम, मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ कि डायरेक्ट जल्दी से क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतनी क्या है स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी यानी हम कह सकते हैं कि 1 लीटर में स्ट्रोंटियम के 0.15 मोल डिसॉल्व किए गए हैं। क्लियर? अब उसने हमसे पूछा स्ट्रोंटियम की कॉन्सेंट्रेशन, तो हम कहेंगे भाई SrOH का होल ट्वाइस जब डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? Sr प्लस 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 2OH माइनस, समझ रहे हो मेरी बात? 2OH माइनस। क्लियर? अगर मैं ध्यान सुनो, अगर इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसके 2 मोल बनेंगे। अगर इसका 1 मोल पर लीटर टूटेगा तो इसका 1 मोल पर लीटर बनेगा, इसके 2 मोल पर लीटर बनेंगे। उसी 1 लीटर सॉल्यूशन में तो टूट के ये 2 मोल बने होंगे, 1 मोल बने होंगे, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी? तो सर Sr प्लस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, अब ये कितना डिसॉल्व हुआ है? अगर 1 मोल पर लीटर डिसॉल्व होता तो 1 बनता, 0.15 मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ है तो 0.15 मोल पर लीटर, 0.15 मोलर, ये हो गई स्ट्रोंटियम की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं पूछ लूं OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, पूछी नहीं उसने, देखो कितना चला गया है। इसकी क्यों नहीं पूछी? क्योंकि इसकी जरूरत तुम्हें अपने आप ही पड़ जाएगी, पीएच निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ जाएगी, इसकी थोड़ी ना जरूरत होती पीएच में, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन सर 2 टाइम्स ऑफ 0.15, मतलब 0.3 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। अब 2 बातें पूछी थी आपसे, एक पूछी थी स्ट्रोंटियम की कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा पूछा था मेरे बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, अच्छा वही पूछी है हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.30 मोलर। और क्या पूछा है? पीएच। अभी भी तुम में से कोई मुझे बता दे इसकी पीएच कैसे निकालूं, तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कैसे निकालूं? छोड़ो, हाँ बोलो बोलो, डरो मत, कुछ नहीं करेंगे सर। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है ये मुझे पता है। H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? खत्म बात। तो H प्लस इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर 10 की पावर -14। बोलो कोई डाउट हो तो सर इसको कर दूंगा, मुझे पता करना है किसका? H प्लस का, क्योंकि पीएच निकालने के लिए मुझे H प्लस चाहिए होता है। OH माइनस की आयन कितनी है? 0.30 बराबर 10 की पावर -14 H प्लस। अब देखो अगर इससे डिवाइड करा दिया इसको तो कितना आ जाएगा सर? पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 100/30 इंटू में 10 की पावर -14। सर 30 से इसको डिवाइड कराऊंगा लगभग 3.33 कुछ करके आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर -14। व्हाट इज दिस? दिस इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। मुझे पता करना है क्या? बोलो बच्चों पीएच, तो नेगेटिव टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सर ये हो जाएगा कितना? -log ऑफ 3.33 इंटू 10 की पावर -14। सर ये हो जाएगा माइनस का कितना? log ऑफ 3.33 प्लस log ऑफ 10 की पावर -14। सर इसकी वैल्यू तो आ जाएगी कितनी? -14। बहुत ध्यान दीजिएगा। और log 3.33 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे? 0.33 के आगे 3 के नीचे देखेंगे, हो जाएगा। किसी के पास टेबल हो तो बता दो जल्दी से, वैल्यू मैं बता दूंगा फिर तुरंत। 33 के आगे 3 के नीचे 5 2 2 4, और ये कितना आएगा? -14। अब माइनस के 14 में से इसको घटाइए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताओ पीएच वैल्यू 13 के आसपास आएगी क्या? नहीं समझे? अरे भाई 13 पॉइंट कुछ के आसपास है, 13 के आसपास आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक है। समझ में आ रही बात ना? लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, हायर द वैल्यू ऑफ पीएच स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो ये अच्छा खासा, मतलब सॉरी
बेस मतलब ये एसिड के कंपैरिजन में हमने पीएच वैल्यू निकाली है, पीएच 7 से ज्यादा आ रही है, कैसा होगा? बेसिक होगा। अब ये बेसिक जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उधर की तरफ जाएगी तो बेसिक कैसा होगा? ये 13 के आसपास होती है तो स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, ओके, नोट करो उसको, कर लोगे इसके आगे ना? ठीक, अभी टाइम देखो एक बार, है ना? जल्दी नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है ना?